उसी बैंक के ठीक सामने सड़क पार वो डिपार्टमेंटल स्टोर था। वो काफी लंबी लाइन दुकानों की थी। रात के 10 बजे तक वहां रौनक रहती थी। देवराज चौहान और जगमोहन ने उन दोनों को वहीं सड़क पर उतारा। वो रहा सामने डिपार्टमेंटल स्टोर, जगमोहन बोला। रात यहां तुमने काम करना है। ठीक है। दर्शन ने डिपार्टमेंटल स्टोर पर नजर मारी। कितने बजे तुम रात को यहां आओगे? 10 बजे। ठीक है। जगमोहन ने गर्दन हिलाई। और बाहर कब निकलोगे? 2 से 3 के बीच। आधा घंटा और भी ऊपर हो जाए तो परवाह नहीं, जल्दी मत निकल आना। दर्शन ने सिर हिलाया। ये काम तुमने ठीक से निपटा दिया तो कल दिन में मैं 8 लाख लेकर आ जाऊंगा। दर्शन ने पुनः सिर हिलाया। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। दर्शन और गोरखा उनकी कार को जाते देखते रहे। दर्शन, गोरखा ने होंठ सिकोड़कर कहा। हाँ, मामला क्या है? देवराज चौहान से वास्ता रखता मामला सीधा हो ही नहीं सकता, दर्शन ने गंभीर स्वर में कहा। ये काम 1 लाख से ज्यादा का नहीं है और तेरे को दे रहे हैं 10 लाख, गोरखा बोला। दोनों की नजरें मिली। तेरे से ये सब कराकर देवराज चौहान खुद क्या करना चाहता है? गोरखा मुस्कुराया। वही तो मैं सोच रहा हूं। जब तू डिपार्टमेंटल स्टोर में कब्जा करेगा तो देवराज चौहान और जगमोहन भी वहां होंगे। उसके बाद मौका पाकर वो इस तरह बाहर निकल आएंगे जैसे जान बचाकर भागे हों। ये सब करके देवराज चौहान किसी को दिखाना चाहता है कि वो वहां से बचकर आए हैं। इसी बात की आड़ में वो कुछ कर जाना चाहते हैं। क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा। दोनों ने इधर उधर नजरें घुमाई। मेरे ख्याल में हमें आसपास नजर मार लेनी चाहिए कि देवराज चौहान की दिलचस्पी किसमें हो सकती है। ऐसे कैसे पता चलेगा? पता चलाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे 10 लाख देकर खुद 10 करोड़ पर हाथ मार देना चाहता हो? दर्शन के होंठ सिकुड़े हुए थे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तू आसपास देख, मैं जरा डिपार्टमेंटल स्टोर के भीतरी नक्शे को देखा हूं ताकि रात को काम करने में परेशानी ना आए। अगला दृश्य। शीशे का दरवाजा धकेलकर दर्शन ने भीतर प्रवेश किया। एसी की ठंडी हवा से उसे राहत मिली। वो काफी बड़ा और लंबा चौड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था। 5-6 तरफ लंबे लंबे रास्ते जाते नजर आ रहे थे। उन रास्तों के दोनों तरफ तरह तरह का सामान सजा नजर आ रहा था। लोग ट्रॉली पर टोकरी रखे पसंदीदा सामान को उठाकर टोकरी में डाल रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। खरीदारी करने वाले 40-50 लोग थे वहां। स्टाफ के नाम पर 5-6 लोग ही थे। 3 युवतियां, 4 व्यक्ति। 2 तो बिल्डिंग के पास ही खड़े थे। युवतियां ग्राहकों को यह बताने के लिए कुछ जगह पर काउंटरों के पीछे खड़ी थी कि उनका पसंदीदा सामान किधर पड़ा है। दर्शन ने वहां के रास्तों और हर जगह को देखा, स्टाफ के लोगों की पहचान की। 3 जगह लगे वीडियो कैमरे भी नोट कर लिए। आधा घंटा करीब वो भीतर रहा। एक काउंटर के करीब से वो निकला तो वहां खड़ी युवती कह उठी, आप कोई खास चीज चाहते हैं सर? दर्शन ने ठिठक कर युवती को देखा, फिर मुस्कुराया। मैं यहां पहली बार आया हूं। वेलकम सर, युवती मुस्कुराई। अच्छा लगा यहां मुझे। एक ही छत के नीचे जरूरत का हर सामान मौजूद है। बहुत जल्दी हम अपने प्रोडक्ट्स और बढ़ाने जा रहे हैं, युवती कह उठी। गुड। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा रात 10 बजे।
स्टोर कितने बजे तक खुला रहता है? 11 बजे तक सर। मैं रात को आऊँगा 10 बजे पत्नी के साथ। बहुत चीज़ें खरीदूंगा। यहाँ सब कुछ मेरे काम का है। दर्शन ने मुस्कुराकर कहा और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर उसे गर्मी का एहसास हुआ। वो एक तरफ छाया में खड़ा हो गया। गोरखा कहीं नजर नहीं आया। उसके इंतजार में दर्शन खड़ा रहा। 15 मिनट बाद उसे गोरखा आता दिखाई दिया। देख आया स्टोर? हाँ, वहाँ एक ही सिक्योरिटी वाला है। पुरानी सी गन है उसके पास। अपनी ड्यूटी से वो तंग आया लगता है। स्टोर के भीतर ठंडक में बैठा ऊँघ रहा है, जैसे उसे सिर्फ तनख्वाह लेने से ही मतलब हो। दर्शन ने बताया। मतलब कि कोई दिक्कत नहीं? रात तेरे को भी मेरा साथ देना होगा गोरखा। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। 10 लाख को बांट लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि देवराज चौहान आखिर चाहता क्या है। इस स्टोर के आसपास कोई ऐसी खास चीज हो जिसमें देवराज चौहान की दिलचस्पी हो? स्टोर के आसपास तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। स्टोर के भीतर भी मुझे देवराज चौहान के पसंद की कोई चीज नहीं लगी। दोनों की नजरें मिली। चाहता क्या है देवराज चौहान? 10 लाख रुपया यूं तो खराब नहीं करेगा वो। यहां एक ही चीज है जिसमें देवराज चौहान की दिलचस्पी हो सकती है। क्या? वो ठीक सामने सड़क पर बैंक है, गोरखा बोला। दर्शन की नजरें सड़क पर बैंक की तरफ उठी। वो नजर आ रहा था। दोपहर की वजह से कम हलचल ही वहां नजर आ रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि देवराज चौहान बैंक में हाथ मारना चाहता है? दर्शन बोला। गोरखा कुछ चुप रहकर कह उठा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैंक पर हाथ डालने का काम तो चोरी छिपे होता है। देवराज चौहान और जगमोहन आधी रात को इस स्टोर से ऐसे निकलेंगे जैसे भीतर मौजूद बदमाशों से जान बचाकर भागे हों। ऐसे में तो बाहर वाले उन्हें देख लेंगे, घेर लेंगे। फिर वे भला क्या कर सकेंगे? खोपड़ी हिल रही है मेरी। कुछ बात तो है दर्शन। अगर हम इस तय तक पहुंच जाएं कि देवराज चौहान का मकसद क्या है, तो शायद बड़ा फायदा मिल जाए। देवराज चौहान हमेशा बड़ी रकमों के फेर में रहता है। 10 लाख मुझे दे रहा है तो कहीं से उसे 10 करोड़ तो मिल ही रहा होगा। तभी। दर्शन, तूने अब क्या करना है? गोरखा ने टोका। रात की तैयारी करनी है कि? तू जा, तैयारी कर। और तू? मैं देखता हूं कि आखिरकार देवराज चौहान रात को करना क्या चाहता है। मैं शाम को तेरे पास आऊंगा। अगला दृश्य। तो काम निपट गया? जगदीश लाल देवराज चौहान और जगमोहन को देखकर कह उठा। सारा नहीं, कुछ कुछ। कितना? क्या कुछ? मुझे बताओ। वो चुप रहे। जगदीश लाल उतावला दिखा। आखिर पता तो चले कि वैन में पड़ा 80 करोड़ कैसे लिया जाएगा। वैसे तो मैं शर्तिया कह सकता हूं कि यह काम नहीं हो सकता। वहां पर जर्रे जर्रे पर गनमैन फैले हैं। कोई बाहरी व्यक्ति वैन के पास फटक भी नहीं सकता। और तुम कहते हो कि कुछ कुछ काम निपट गया। जगमोहन ने जगदीश लाल के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक तरफ ले गया। तू सवाल बहुत पूछता है। सवाल है तो पूछूंगा भी। आज रात को वो सामने वाला डिपार्टमेंटल घटिया स्टोर है, महंगी चीजें देता है। मैंने 100 रुपए का अंडरवियर खरीदा उस स्टोर से, और अगले दिन की अखबार पढ़कर पता चला कि वो 55 रुपए का है। ये स्टोर वाले चोर हैं। तो फिर कभी यहां से अंडरवियर मत खरीदना। भगवान का नाम लो।
अब तो मैं सीधी आंख इस डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन तुम इस स्टोर से क्या खरीदने की बात कह रहे थे? मैं कुछ नहीं खरीद रहा। तुमने कहा तो था कि गलती तेरे से यह हुई कि तूने पूरी बात नहीं सुनी और बीच में फट पड़ा अंडरवियर पकड़कर। जगदीश लाल ने उसे देखा। रात को उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर मुसीबत आने वाली है, जगमोहन ने बताया। कैसी मुसीबत? देवराज चौहान फुसफुसाहट भरे ढंग में योजना के बारे में बताने लगा। सुनने के बाद जगदीश लाल के चेहरे पर शांति दिखी। वो क्या उठा। तरकीब बढ़िया सोची। मामला सफल हो जाए तो सब बढ़िया होता है, असफल होने पर वही चीजें बुरी लगती हैं। मानी तेरी बात, उसने जगमोहन को देखा। लेकिन एक समस्या है। वो क्या? जोगिंदर नगर की पुलिस के बारे में मालूम हुआ है कि ये बड़े लोगों का शहर होने की वजह से वो शहर का खास ख्याल रखते हैं। पुलिस 24 घंटे शहर में इस तरह फैलाए रखती है खुद को कि किसी को अपराध करने के बाद जोगिंदर नगर से बाहर नहीं निकलने देती। ये बात तो है। जगदीश लाल ने सिर हिलाया। तू बता, जब हम वैन को लेकर यहां से निकलेंगे तो पुलिस पहला कदम क्या लेगी? वो फौरन पुलिस हेडक्वार्टर को बताएगी। फिर कुछ ही पलों में शहर भर में फैली पुलिस के पास ये सूचना पहुंच जाएगी कि कुछ लोग 80 करोड़ से भरी वैन को ले उड़े हैं। जगमोहन चुप रहा। जगदीश लाल उसी पल कह उठा। ऐसा हुआ तो हम पुलिस के हाथों में पड़ जाएंगे। ठीक कहा। वैन छोड़कर भागना बेवकूफी होगी। क्या सारी मेहनत हम खाली हाथ रहने के लिए कर रहे हैं? मतलब कि पुलिस के हाथ में पड़ ही जाएंगे अगर 80 करोड़ की वैन ले भागे तो। जगदीश लाल मुंह लटका कर बोला। यहां की पुलिस भी बहुत तेज है, तभी तो मैं इंतजामों की पुख्ताहट को बेकार कह रहा हूं। जगदीश लाल, एक रास्ता है। बता दे। हमें इस थोड़े से वक्त में ऐसी जगह तलाश करनी होगी जो उस बैंक से 1-2 किलोमीटर के घेरे में ही हो। हम वैन के साथ वहां छिप सकते हैं। जब पुलिस की भागदौड़ शांत पड़ जाएगी तो अपना सामान लेकर हम खिसक लेंगे। इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक जगह है मेरी नजर में, एकाएक जगदीश लाल कह उठा। है? लेकिन वहां वैन नहीं रखी जा सकती। वैन नजर में आ जाएगी, परंतु उधर नोट रखे जा सकते हैं। इस वक्त उससे सुरक्षित जगह हमें कहीं नहीं मिलेगी। कैसी जगह है वो? एक शानदार पुराना बंगला है, 2-3 सालों से बंद पड़ा है। मुझे कभी इमरजेंसी में वहां जाने की जरूरत पड़ती है तो चला जाता हूं। घुसने का रास्ता जानता हूं। तेरे को वहां जाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? कभी कभी। जगदीश लाल मुस्कुराया। सुधर जा। देवराज चौहान को पता लगा तो वो तेरा गला काट देगा। मेरे को दिखा वो बंगला। क्यों? दिखाएगा तो समझ पाऊंगा कि वो जगह ठीक है कि नहीं है। चल दिखाता हूं। देवराज चौहान को वहीं छोड़कर जगमोहन और जगदीश लाल बाहर आ गए। कार पर 5-7 मिनट के रास्ते को तय करके वो विकास मोदी वाले बंगले पर आ पहुंचे थे। अब तक विकास मोदी इस बंगले को देखने नहीं आया था। जगदीश लाल चोर रास्ते से जगमोहन को बंगले के भीतर ले गया और सारा बंगला दिखाया। उसके बाद जगदीश लाल ने कहा, देख लिया? हाँ। फिर निकल ले, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। वो वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। वो वैन भी इस बंगले में लाई जा सकती है। किसी ने उस वैन को यहां आते देखा तो शक खाएगा, पुलिस को खबर करेगा और हम फंस गए।
ठीक है, जगदीश लाल बोला, वापसी के लिए निकल ले अब। दोनों 10 मिनट में ही देवराज चांद के पास पहुंचे। नोटों को बचाकर रखने की बढ़िया जगह मिल गई है। पुलिस हमें अपने हाथों में ना आया पाकर चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि वो जान जाएगी कि 80 करोड़ की दौलत लूट के बाद शहर से बाहर तो गई नहीं। यकीनन 80 करोड़ की तलाश में पुलिस पूरा जोगिंदर नगर खंगाल देगी। मिलेगा उसे तब भी कुछ नहीं। जगमोहन ने विश्वास भरे स्वर में सिर हिलाया। हमने यही कोशिश करनी है कि मिले कुछ भी नहीं। तो नोट उस कमरे में रखे जाएंगे जहां कबाड़ पड़ा है, जगमोहन बोला। अगर कामयाब हो गए तो हो जाएंगे। नोट वहीं रखने हैं क्या? हाँ, बंगले में वही जगह ठीक है। हम उन नोटों को वहां रखकर जोगिंदर नगर से बाहर चले जाएंगे। तब तू नोटों के पास रहेगा? मैं? मुझे क्या जरूरत है? क्या मतलब? नोटों के पास खूंटा गाड़ कर बैठने की क्या जरूरत है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? 80 करोड़ के नोटों को यूं ही छोड़ जाएगा? उस बंगले में कोई नहीं आता जाता। वैसे भी वो गुप्त कमरा हर कोई नहीं जानता। प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाए तो वहां चेहरा देखने वाला बड़ा सा शीशा नजर आने लगता है, जैसे कि दीवार में शीशा फिट कर रखा हो। कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां कमरा है। जगमोहन ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। क्या देखता है? हो सकता है वहां तेरे जैसा कोई आता जाता हो। अरे वहम में मत पड़। हो सकता है कि वहां कोई ऐसा चोर आ पहुंचे जो पहले कभी वहां ना आया हो, और वो उस कमरे को भी तलाश कर ले, उसके बाद नोटों को लेकर चलता बने, जगमोहन ने कहा। क्या मुझे चिंता नहीं है नोटों की? मुझे तो लगता है कि तेरे को नोटों के असर का पता ही नहीं, जो तो इतना लापरवाह हो रहा है। वहम को कितना भी बढ़ा ले कम है, जगदीश लाल ने उखड़े स्वर में कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि नोटों को वहां रखकर नहाने हरिद्वार चला जाऊंगा। चिंता मत कर, वहां नजर रखूंगा, आता जाता रहूंगा। ये बात तूने पहले बोली? मौका ही कहां दिया। कुछ देर उनमें चुप्पी रही। जगदीश लाल ने देवराज चांद से पूछा, वो रुपया कितनी देर हमने वहां रखना है? जब तक पुलिस की भाग दौड़ शांत नहीं हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे, देवराज चांद ने कहा। हो सकता है पुलिस की तरफ से खास भाग दौड़ हो ही नहीं। अवश्य होगी, देवराज चांद ने कहा। मेरे ख्याल से जोगिंदर नगर के इतिहास में यह पहली बार होगा कि किसी ने इतनी बड़ी दौलत पर हाथ मारा हो। पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि हमें पकड़ ले, रुपया बरामद कर ले। पुलिस बाहर से आए लोगों को चेक करेगी, शक होने पर उन्हें पूछताछ के लिए पकड़ेगी भी। हंगामा तगड़ा होगा। इसलिए काम के फौरन बाद रुपया वहां रखते हुए हमें जोगिंदर नगर से निकल जाना होगा। काम कब शुरू होगा? आज रात? जगदीश लाल ने पूछा। हाँ, आज रात, देवराज चांद ने सिर हिलाया। जगमोहन बेचैन सा दिखा। कैसे होगा? मुझे क्या करना है, बताया तो नहीं, जगदीश लाल ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। अब वक्त आ गया है कि हम रात को करने वाले काम के बारे में तसल्ली से बात कर लें, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। इस काम की शुरुआत तब होगी जब दर्शन बैंक के सामने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर पर कब्जा करेगा। और देवराज चांद बताता गया। अगला दृश्य। गोरखा शाम को 6 बजे दर्शन के पास उसके घर पहुंचा। दर्शन सिंह सामने रिवॉल्वरें, चाकू और खंजर रखे उन्हें तैयार कर रहा था। आ गया? दर्शन ने उसे देखा, फिर रिवॉल्वर की नाल भीतर से साफ करने लगा। तैयारी कर रहा है? बैठता हुआ गोरखा कह उठा।
कुछ भी कह ले, दर्शन ने उसे देखा। रात के काम के लिए अपने को भी तैयार कर रहा हूं। वैसे आसान काम है, सब कुछ ठीक रहेगा। थोड़ी सी दिक्कत तब आएगी जब वहां से निकलना होगा। तब तक बाहर पुलिस का घेरा पड़ चुका होगा। उस वक्त हमारे सामने खतरा आएगा। स्टोर का पीछे वाला दरवाजा भी तो होगा। दरवाजा होगा तो वहां पुलिस का घेरा भी तो होगा। दर्शन ने मुस्कुराकर उसे देखा। गोरखा ने सोच भरे ढंग में सिर हिलाया। स्टोर में बंद होने के बाद शायद निकलने का कोई आसान रास्ता मिल जाए। ये चिंता की बात तो है, परंतु परेशानी वाली नहीं। तू क्या तीर मार के आया है? गोरखा ने दर्शन को देखा, फिर कह उठा, तीर तो बहुत बड़ा मारा है। क्या? दर्शन ने रिवॉल्वर वापस रखी और उसे देखने लगा। पता चला कि देवराज चौहान हमसे ये काम क्यों लेना चाहता है? उसका असली मकसद क्या है? चला तो मुंह से फूट। दर्शन की आंखें सिकुड़ी। उस डिपार्टमेंटल स्टोर के ठीक सामने सड़क पार बैंक है? हाँ है। दर्शन के होंठ हिले। आज शाम को वहां नोटों से भरी बैंक वैन पहुंच रही है, गोरखा ने कहा। दर्शन की नजरें उस पर टिकी रहीं, फिर कह उठा, बैंक में नोटों का आना जाना तो मामूली बात है, इसमें नया क्या? वो बैंक वैन रात भर तगड़े पहरे में बैंक परिसर में खड़ी रहेगी। तेरे को कैसे पता चला? 5,000 रुपया दिया है ये जानने के लिए। जब तू गया तो मैंने वहां हर तरफ के बारे में सोचा। आखिरकार मेरा ध्यान बैंक पर ही गया कि वहां एकमात्र बैंक ही है जिसमें देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर की दिलचस्पी हो सकती है। फिर मैंने बैंक के दरबान पर पट्टू डाला, जो कि कुछ दूर होटल में दाल चावल खाने गया था। 5,000 में बात बनी तो उसने ये बात बताई। दर्शन सिंह कई पलों तक उसे देखता रहा। सारी रात वो वैन नोटों से भरी बैंक परिसर में खड़ी रहेगी? दर्शन ने पूछा। हाँ। पहरा भी तो होगा? हाँ, गोरखा ने होंठ सिकोड़कर कहा। और ठीक सामने देवराज चौहान हमसे स्टोर पर कब्जा कराकर शोर शराबा डालेगा। दर्शन सिंह की आंखों में तीव्र चमक आ ठहरी। गोरखा, ये तो सारा मामला ही स्पष्ट हो गया। हाँ, देवराज चौहान नोटों से भरी उस बैंक वैन को लूटने के फेर में है, गोरखा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। खूब, दर्शन मुस्कुराया। कितना माल होगा उस बैंक वैन में? 50 करोड़ से ज्यादा का बताया दरबान ने, गोरखा ने हवा देने वाले अंदाज में कहा। हमें दे रहा है सिर्फ 10 लाख और बता भी नहीं रहा कि किस फेर में है, गोरखा ने पुनः हवा दी। गलत बात है, दर्शन ने गर्दन हिलाई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। देवराज चौहान समझदारी से काम लेता तो हमें अपने साथ मिला लेता तो उसे करोड़ों में से हिस्सा देना पड़ता। चालाकी दिखाई देवराज चौहान ने। बोल, साफ करें देवराज चौहान को। पागलों वाली बात मत कर दर्शन, गोरखा बोला। देवराज चौहान को कुछ किया तो हमारे हाथ खोटा सिक्का भी नहीं आएगा। ठंडे ठंडे खाना सीख। क्या मतलब? प्यारे दर्शन, गोरखा ने मुस्कुराकर समझाने वाले ढंग में कहा, देवराज चौहान कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि काबिल आदमी तो देवराज चौहान ही है। हम तो इस मामले में कोरे हैं, अनाड़ी हैं। डकैती करना हमारे बस का है कहां? दर्शन ने होंठ सिकोड़ लिए। समझा? गोरखा मुस्कुराया। कुछ कुछ। देवराज चौहान हमारे साथ चाल चल रहा है तो हम भी चाल चलेंगे। गोरखा, दर्शन ने पहलू बदला।
देखा जाए तो देवराज चौहान ने हमारे साथ कोई गड़बड़ तो नहीं की। ये उसका काम है, उसका प्लान है। हमारे काम की वो हमें भरपूर कीमत दे रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये सोचकर चलते हैं कि वो हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है। समझा। दर्शन मुस्कुरा पड़ा। गोरखा के चेहरे पर भी जहरीली मुस्कान थी। तू चालबाजी की बात कर रहा है? दर्शन बोला। हाँ, सोच चुका हूं मैं। क्या? देवराज चौहान जैसा कहता है तू वैसा ही करेगा। मतलब कि स्टोर पर कब्जा? हाँ, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा भीतर। क्यों? भाई सीधी सी बात है कि देवराज चौहान और जगमोहन स्टोर से बाहर निकलने के पश्चात ही किसी तरह बैंक के परिसर में नोटों से भरी वैन को उड़ाने की चेष्टा करेंगे, गोरखा ने कहा। दर्शन ने सिर हिलाया। मैं बाहर रहकर देवराज चौहान की हरकतों पर नजर रखूंगा। गोरखा की निगाह दर्शन पर थी। दर्शन की आंखें सिकुड़ी। तू भीतर काम करेगा तो देवराज चौहान को शक नहीं होगा कि उसकी हरकत पर कोई नजर भी रख सकता है, या नजर रखने की जरूरत समझी जा रही है, जबकि मैं बाहर रहकर देवराज चौहान को देखता रहूंगा कि वो क्या कर रहा है। अगर वो, जैसा कि हम सोच रहे हैं, कि नोटों से भरी बैंक वैन पर हाथ डालेगा, तो उसके बाद वो वैन लेकर कहां जाता है, मैं इस बात पर नजर रखूंगा। तब तक तो स्टोर से खिसक चुका होगा। उसके बाद नोट जहां होंगे, हम दोनों वहां से नोट उड़ा लाएंगे। बात तो तेरी ठीक है। तू एक दो बंदे तैयार कर जिन्हें अपने साथ स्टोर में ले जाना है, गोरखा ने कहा। जब मैं स्टोर से बाहर निकलूंगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि तू कहां और नोट कहां है? तू वहां से निकलकर मुझे फोन करना, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है। क्या मतलब? क्या जरूरी है कि देवराज चौहान सफल ही हो? यह बात भी ठीक कही तूने। वैसे देवराज चौहान के बारे में सुना नहीं कि वो असफल हुआ। कुछ भी हो सकता है, गोरखा ने अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। दर्शन के चेहरे पर सोच के भाव थे। गोरखा का चेहरा बता रहा था कि उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। क्या सोच रहा है? दर्शन ने टोका। कुछ खास नहीं, देवराज चौहान के बारे में ही सोच रहा था। ये बातें मुझ पर छोड़ दे, मैं सोचूंगा। तो स्टोर पर कब्जा करने के लिए साथ किसे लेगा, ये सोच। दर्शन ने पुनः रिवॉल्वर उठाई और उसे साफ करते कह उठा। इस काम के लिए मोती और डेविड ठीक रहेंगे। ठीक क्या रहेंगे? बात कर उनसे। 6:30 हो रहे हैं, फोन मार उन्हें। दर्शन को लगा कि वक्त कम है। उसने मोबाइल से मोती को फोन किया। बहुत दिनों बाद मेरी याद आई दर्शन। मोती की आवाज कानों में पड़ी। क्या कर रहा है? एक का पर्स उड़ाने की सोच रहा हूं। मार्केट में हूं और मुर्गा मेरी नजर में। हैरानी है कि तू पर्स उड़ा रहा है, इतना घटिया काम। दर्शन हंसा। क्या करूं, धंधा मंदा चल रहा है आजकल, नोट नजर नहीं आ रहे। बहादुरी वाला काम करेगा तो नोट नजर आएंगे। पर्स उड़ाना तो औरतों वाला काम है। डेविड किधर है? उसकी हालत भी खस्ता ही है, मेरे साथ ही है वो। नोट कमाने हैं, रात कुछ घंटे और 1 लाख रुपया। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? हिम्मत वाला काम है। 1 लाख रुपया कुछ घंटों का मिलेगा तो हिम्मत वाला काम करना ही पड़ेगा। प्रोग्राम बता। पर्स उड़ाने के चक्कर में पड़कर फंस मत जाना। इरादा छोड़ दिया। लाख क्या पहले देगा? मेरी जेब में है। काम खत्म होता नजर आया तो लाख तभी दे दूंगा।
बात पसंद आई। प्रोग्राम बता। दर्शन ने एक जगह के बारे में बताकर कहा, डेविड के साथ यहां पहुंच। तू मिलेगा? हाँ, मैं 8:30 और 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, कहकर दर्शन ने रिसीवर रखा। गोरखा चमक भरी नजरों से दर्शन को देख रहा था। मैं तैयारी करता हूं चलने की, दर्शन बोला। मुझे तो लगता है कि हम बहुत जल्दी नोटों वाले बनने वाले हैं, गोरखा ने उसे हवा दी। मेरे को तो विश्वास नहीं आ रहा, दर्शन ने गहरी सांस ली। जब नोट आएंगे तो विश्वास भी आ जाएगा, गोरखा हंसा। दर्शन भी मुस्कुराया। देवराज चौहान रात को नोटों वाली वैन उड़ाने में कामयाब हो जाए तो मैं भगवान से यही कहूंगा, गोरखा मुस्कुरा कर कह उठा। देवराज चौहान कामयाब होगा तो हम उसके नोटों पर हाथ मार सकेंगे। आज रात फैसला हो जाएगा। दर्शन उठा और बोला, तू भी मेरे साथ चल। हाँ, मैंने यहां क्या करना है, अब वक्त बचा ही क्या है, मैं साथ ही चलूंगा। दर्शन बाथरूम में चला गया। गोरखा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। धीरे धीरे देख तमाशा क्या होता है, गोरखा बड़बड़ा उठा। अगला दृश्य। रात के 9:30 से ऊपर का वक्त हो रहा था। सड़क पर से वाहन बराबर निकल रहे थे। स्ट्रीट लाइटें रोशन थी। इस वक्त वाहनों का शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। रह रह कर हेडलाइट चमक उठती थी। दर्शन, मोती और डेविड पैदल ही टहलने वाले अंदाज में डिपार्टमेंटल स्टोर के पास आ पहुंचे थे। शीशे के प्रवेश द्वार के पास मरे से अंदाज में डिपार्टमेंटल स्टोर का गनमैन स्टूल पर बैठा था। गनमैन यदा कदा हर तरफ यूं ही नजर मार लेता था। सुस्त कछुए की भांति वो नजर आ रहा था। मोती 50 बरस का सामान्य कद काठी वाला व्यक्ति था। शेव के बाल बढ़े हुए थे। आधी बांह की कमीज और पैंट के बाहर झूल रही थी। सिर के बाल मेहंदी लगे लाल थे। देखने में वो बदमाश जैसा लग रहा था। उसकी बाहें हिलने का अंदाज बता रहा था जैसे वो कभी भी किसी को थप्पड़ मार देगा। डेविड 35 बरस का था। पतला, लंबा, सिर के बाल जरा जरा से थे, मूछें भी। दाएं कान में सोने की छोटी सी बाली लटक रही थी। उसने पैंट के ऊपर स्कीवी पहन रखी थी। उसका चेहरा देखकर स्पष्ट पता लग रहा था कि वह शराब पीने का आदी है। उसने कंधे पर छोटा सा थैला लटका रखा था। तीनों की निगाहें हर तरफ घूम रही थी। दर्शन कह उठा, अगर काम आराम से होता है तो हमने खून खराबा नहीं करना। जिसने ये काम मेरे को दिया है वो पक्का मेरे को बोला कि कोई लाश नहीं गिरनी चाहिए, उसकी बात माननी है हमें। गोली चलाने की जरूरत भी तो पड़ सकती है, मोती बोला। सब लोग तभी हमारे हाथ के नीचे रहेंगे जब एक दो को गोली मार दें, डेविड बोला। उनके मन में डर बिठाना होगा, वरना एक के बाद दूसरा भी सिर उठाएगा। बात तो तेरी ठीक है, दर्शन गंभीर स्वर में बोला, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी है। फिर भीतर के लोगों में डर कैसे बैठेंगे? जरूरत पड़ने पर टांग या बांह पर गोली चला देना। दर्शन की निगाह अंधेरे में हर तरफ जा रही थी। वो गोरखा को तलाश कर रहा था कि वो किधर है। तुम दोनों के पास नायलॉन जुराबों जैसे नकाब हैं? भीतर जाते हुए उन्हें चेहरे पर डाल लेना, कोई हमारा चेहरा ना देखे। 4 घंटे की बात है, फिर हमें यहां से निकल चलना है। मुझे समझ में नहीं आता कि बिना किसी मकसद के स्टोर पर कब्जा करना और उसके बाद निकल जाना, यह सब करके फायदा क्या होगा? डेविड ने दर्शन को देखा। हमें क्या, पार्टी हमें इस काम के नोट दे रही है। वो जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। पार्टी का इस सारी बात से क्या मतलब हल होता है? हमें क्या? दर्शन की निगाह स्ट्रीट पोल के नीचे खड़े व्यक्ति पर जा टिकी। वो गोरखा ही था। उसे वहां मौजूद पाकर उसे राहत मिली कि वह देवराज चौहान पर नजर रख रहा होगा।
दर्शन ने मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाकर गोरखा से बात की। मोती और डेविड से वो कुछ दूर हट गया था। गोरखा को उसने जेब से फोन निकालते देख लिया था। मैंने देख लिया तेरे को, दर्शन धीमे से बोला। तू भी मुझे नजर आ गया है, गोरखा की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान क्या भीतर है? वो जगमोहन के साथ स्टोर में ही होगा, मैं अभी भीतर नहीं गया। मोती और डेविड को सब समझा दिया है? हाँ, जब देवराज चौहान और जगमोहन स्टोर से बाहर निकले तो उन पर नजर। चिंता मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां से करोड़ों लेकर चलते बने और तू खड़ा ही रह जाए। मुझे अपने हिस्से का काम करना आता है दर्शन। बैंक के क्या हाल है? उधर तगड़ा पहरा है, पुलिस भी है और बैंक की तरफ से भी ढेर सारे गनमैन हैं। नोटों वाली वैन? वो तो पहले से ही है, गोरखा के हंसने की आवाज आई। तभी तो ये सारे इंतजाम कर रखे हैं। दर्शन चुप हो गया। तू अपना काम बढ़िया ढंग से करना दर्शन, और पुलिस से बचकर निकल आना। ये बात ज्यादा देर छिपी नहीं रहेगी कि स्टोर पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। जल्दी ही पुलिस भी आ जाएगी। वो मैं समझता हूं, पुलिस के हाथों में ना पड़ जाना। मुझे कुछ नहीं होगा। देवराज चौहान जब वैन पर हाथ मारकर उसे ले भागे तो पीछा करना, और चिंता मत कर। दर्शन फोन बंद करके मोती और डेविड के पास पहुंचा। किससे बात कर रहा था? मोती ने पूछा। पार्टी से, दर्शन ने लापरवाही से कहा। उसे बता रहा था कि मैं काम करने जा रहा हूं। फिर तीनों ने अपने चेहरों पर जुराब जैसे नकाब डाले और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लेते हुए तेजी से स्टोर की तरफ बढ़ गए। दर्शन और डेविड स्टोर में प्रवेश कर गए। मोती ने सुस्त कछुए की तरह पड़े गनमैन पर रिवॉल्वर लगा दी। अगला दृश्य। अगले ही पल गनमैन चालाक खरगोश की तरह नजर आने लगा। पता है तेरे से क्या लगी है? मोती ने धीमे स्वर में गुर्राकर कहा। क्या? गनमैन के सूखे गले से खरखराती आवाज निकली। रिवॉल्वर। उसका चेहरा और भी फक हुआ। गोली चलाऊं? नहीं। तू यहां मरों की तरह पड़ा था कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। हराम की तनख्वाह तू लेता रहे। उसके होंठ हिले, आंखों में आतंक भरा था। तभी एक आदमी औरत आए और दरवाजा धकेलकर स्टोर में चले गए। उन्होंने इन्हें भी देखा, परंतु उन्हें महसूस नहीं हुआ कि यहां कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। अंधेरे का फायदा मिला। उसी वक्त भीतर से कुछ शोर शराबा उठा। फायर की आवाज भी आई। सुना? मोती कड़वे स्वर में बोला। भीतर? चिंता मत कर, मेरे भेजे दूत हैं, सबको संभाल रहे हैं। तेरे को एतराज? उसने डरे हुए अंदाज में इनकार में सिर हिला दिया। तू इनकार कर भी कैसे सकता है? दोनों अंधेरे में एक दूसरे को देखते रहे। रिवॉल्वर हटा ले, गनमैन डरे स्वर में बोला। क्यों? गोली चल जाएगी तो? मोती हंसा। मेरे बाप का क्या जाता है? मेरी तो जान चली जाएगी। मरना नहीं चाहता? नहीं। तो बंदा बनकर खड़ा रह, मोती गुर्राया। याद रख, मुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। गनमैन डरा सा खड़ा रहा। गन कंधे से उतारकर मुझे दे, क्यों खामखा का बोझा उठाता है? उसने गन मोती को दे दी। मोती ने गन को 2 कदम दूर दीवार से टिकाकर खड़ा कर दिया। रिवॉल्वर हटा ले, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, कोई भी चालाकी नहीं करूंगा। मोती ने रिवॉल्वर हटाकर जेब में डाली और कहर भरे स्वर में कह उठा।
मैं तो चाहता हूं कि तू चालाकी करे और मैं तेरे को गोली मारूं। अगला दृश्य। दर्शन ने डेविड के साथ भीतर प्रवेश किया। दोनों के चेहरों पर झीना नकाब आ चुका था। उस वक्त स्टोर में 15-16 लोग थे। 6 स्टोर वाले थे, एक कैशियर, 2 सेल्समैन और 3 सेल्सगर। बाकी के ग्राहक थे जो कि छोटी सी ट्रॉली पर टोकरी रखे स्टोर में घूमते हुए अपनी जरूरत का सामान उठाकर टोकरी में डालते आगे बढ़ रहे थे। इन्हीं में देवराज चौहान और जगमोहन भी थे। दर्शन ने स्टोर के भीतर पहुंचकर रिवॉल्वर निकाली और चिल्लाकर बोला, जो जहां है वहीं रुक जाओ, कोई बाहर नहीं जाएगा। जिसने बाहर जाने की चेष्टा की वो मारा जाएगा। कहने के साथ ही उसने हवाई फायर किया। वहां मौजूद लोगों की चीख पुकार उभरी। चुप! डेविड रिवॉल्वर हिलाकर चिल्लाया, जो चीखा उसे गोली मार दूंगा। 1 मिनट में ही वहां का माहौल डरावना हो गया था। कैशियर ने भय से कांपते हुए फोन का रिसीवर उठाया कि एकाएक दर्शन उसके सिर पर पहुंचा। उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसे नीचे गिरा लिया। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। चालाकी करता है हरामी, दर्शन गुर्राया और रिवॉल्वर की नाल उसके माथे पर रख दी। मुझे मत मारना। तू सबसे पहले मरेगा, दर्शन गुर्राया। खड़ा हो। कैशियर कांपती टांगों से खड़ा हुआ। दर्शन ने उसके सिर पर रिवॉल्वर की नाल मारी तो वो बेहोश होते हुए नीचे जा गिरा। खौफ ने वहां पंख फैला दिए थे। तभी डेविड की तीखी आवाज सबके कानों में पड़ी, उस दीवार के पास सब बैठ जाओ, जो मरना चाहता है वो ना बैठे। अगले ही पल देखते ही देखते सब उस दीवार के पास जाकर बैठते चले गए। देवराज चौहान और जगमोहन भी उन लोगों में शामिल थे। एकाएक शांति छा गई थी स्टोर में। मौत भरा सन्नाटा ठहरा था। दर्शन और डेविड की नजरें मिली। दोनों के चेहरों पर झीना नकाब था। इनमें से कोई शरारत करे तो गोली मार देना, दर्शन ने खतरनाक स्वर में कहा। 1 के बदले 2 मारूंगा, डेविड ने कहर भरे स्वर में जवाब दिया। उसी समय बाहर वाले शीशे का दरवाजा खुला और लड़खड़ाता हुआ गनमैन भीतर आया। भीतर का माहौल देखते ही वो सहम गया। उसने गार्ड की वर्दी, नीली पैंट और नीली कमीज पहनी हुई थी। इस वक्त गन उसके पास नहीं थी। कपड़े उतार, डेविड ने उसे घूर कर देखा। मैं? कपड़े? उतार। गनमैन जल्दी से कपड़े उतारने लगा। देखते ही देखते उसने कमीज उतारी, नीचे कच्छा बनियान रह गया। डेविड ने उसकी कमीज पैंट उठाई और शीशे का दरवाजा खोलकर मोती को दी। बाहर का क्या हाल है? डेविड ने पूछा। ठीक है। गोली की आवाज से कोई हंगामा तो नहीं हुआ? लगता तो नहीं। मोती ने आसपास नजरें दौड़ाई। हंगामा होना चाहिए। तू ये कपड़े पहन ले, मैं दर्शन से बात करता हूं। डेविड रिवॉल्वर थामे भीतर मौजूद दर्शन के पास पहुंचा। तू चाहता है यहां पुलिस आए? डेविड ने धीमे स्वर में पूछा। दीवार के पास बैठे वो सब लोग सहमे से उन्हें ही देख रहे थे। हाँ, यहाँ काफी बड़ा झमघट लग जाना चाहिए। पार्टी यही चाहती है जो ये काम मुझसे करवा रही है। पार्टी का दिमाग खराब लगता है, डेविड बोला और पलटकर 2 गोलियां छत की तरफ चला दी। फायर के तेज धमाके हुए। वहां बैठे 2-3 लोग डर से चीख उठे। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, दर्शन का एक गला फाड़कर चीख उठा। अगला दृश्य। बैंक परिसर में 80 करोड़ की दौलत से भरी वैन खड़ी थी। उसमें 40 करोड़ कैश था और 40 करोड़ के हीरे जवाहरात। सफेद रंग की वो वैन दूर से ही नजर आ रही थी। बैंक के मुख्य गेट से भीतर 14 फुट चौड़ा रास्ता जाता था। उसी रास्ते पर आगे जाकर वो वैन खड़ी थी। तगड़ा पहरा था वहां। सिक्योरिटी इंचार्ज प्रकाश ही था। बाहरी गेट के पास पुलिस वाले भी जमे थे। कुछ पुलिस वाले भीतर भी घूम रहे थे, परंतु पुलिस वाले लापरवाह से थे कि खामखा की ड्यूटी है, कोई खतरा तो है नहीं।
प्रकाश के ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसका चैन हराम हुआ पड़ा था। जब उस स्टोर से पहली गोली दर्शन ने चलाई तो उसकी मध्यम सी आवाज आई थी। तब प्रकाश भीम सिंह से बात कर रहा था। भीम सिंह भी वहां ड्यूटी पर था। तूने आवाज सुनी? प्रकाश एकाएक बोला। पटाखे की? भीम सिंह बोला। हाँ, वो गोली की आवाज थी। गोली की? क्या बात करता है? मैं गोली की आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं। भीम सिंह ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। आज रात चैन नहीं मिलता, प्रकाश बोला। तनख्वाह भी तो मोटी लेता है, मुझे कम मिलती है, तो भी रात भर जागना पड़ेगा। जिम्मेदारी बहुत है, जब गड़बड़ होती है तो मेरी गर्दन ही फंसेगी। तू तो तब मजे की नींद लेगा, प्रकाश ने गहरी सांस लेकर कहा और आसपास नजरें घुमाने लगा। हर तरफ वैन के आसपास भी गनमैन ही गनमैन नजर आ रहे थे। तू आराम से नींद मार, भीम सिंह बोला। अपनी मौत बुलाने ही कोई यहां आएगा। आज रात मुझे जागना ही है। भीम सिंह ने इधर उधर देखा। वो गांव से कब आ रही है, सुनीता? आ जाएगी। तुझे एकाएक गांव की याद कैसे आ गई? सुनीता की याद आ गई थी, प्रकाश मुस्कुराया। भीम सिंह ने उसे घूरा। मैं तो अकेला रहता हूं, खर्चा तो है नहीं मेरा, पैसा बहुत इकट्ठा हो गया। मैं सोच रहा हूं कि बैंक से लोन लेकर नया घर खरीद लूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि घर पत्नी के नाम पर खरीदूं। पत्नी के? हाँ, अगर तू सुनीता से मेरा ब्याह करा देता है तो उसके नाम से ही मकान खरीद लूंगा। भीम सिंह ने पुनः उसे अंधेरे में घूरा। इस वक्त तेरे को शादी की या मकान की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। क्यों? तेरे पर करोड़ों की रकम की जिम्मेदारी है। इस वक्त तेरे को उसकी सुरक्षा के बारे में, वो काम तो चल रहा है। तू चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है और यही वो पल था जब एक साथ दो गोलियां चलने की आवाज आई। डेविड ने चलाई थी ये गोलियां। ये गोलियों की आवाजें हैं, पहले एक अब दो। पास ही से आवाज आई है, कहते हुए प्रकाश पलटा और भागता हुआ तेजी से गेट पर पहुंचा। वहां पुलिस वाले खड़े थे। तुम लोगों ने गोलियों की आवाजें सुनी? प्रकाश ने जल्दी से पूछा। हाँ, सब इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। उसकी निगाह सड़क पार डिपार्टमेंटल स्टोर पर गई। पास ही से गोलियां चली हैं। शायद उस डिपार्टमेंटल स्टोर से गोलियां चलने की आवाज आई है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। और तुम यहां खड़े हो? प्रकाश के होंठों से निकला। सब इंस्पेक्टर ने उसे तीखी नजरों से देखा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। क्यों? सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर उखड़े भाव आ ठहरे। कमाल है, वहां गोलियां चल रही हैं और तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए। मेरी ड्यूटी सामने खड़ी बैंक वैन पर है। तो तुम्हारी वर्दी के सारे फर्ज इस वैन पर आकर खत्म हो जाते हैं? उल्लू के पट्टे, सब इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैं उधर गया और इधर कोई वैन पर हाथ मार गया तो वर्दी के सारे फर्ज धरे के धरे रह जाएंगे। वर्दी उतर जाएगी, ऑफिसर्स कहेंगे कि हमने तेरे को बैंक वैन पर नजर रखने को कहा था और तू वहां से हिला क्यों? समझा क्या? समझ गया, प्रकाश ने सिर हिलाया। लेकिन यहां पर तो हम हैं ही। हैं तो के बच्चे, अगर यहां पुलिस की जरूरत नहीं थी तो फिर हमसे सिक्योरिटी मांगी क्यों? प्रकाश गहरी सांस लेकर रह गया। वो समझ गया कि ये पुलिस वाला उधर नहीं जाएगा। प्रकाश ने सामने सड़क पर नजर आते डिपार्टमेंटल स्टोर पर नजर मारी। वहां बाहर और भीतर रोशनियां हो रही थी। शीशे के दरवाजे के पास खड़ा गनमैन भी दिखा उसे।
गनमैन बाहर खड़ा है तो भीतर गोलियां कैसे चल सकती हैं? गोलियां चलती तो गनमैन बाहर नहीं खड़ा रहता। वो या तो भीतर जाता या भाग जाता, लोगों को इकट्ठा करता। कई पल ऐसे ही बीत गए। सब इंस्पेक्टर भी रह रहकर स्टोर की तरफ देख लेता था। मैं वहां होकर आता हूं। तुम्हारी मर्जी, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मैं तो यहां अपनी ड्यूटी पर रहूंगा। प्रकाश सब इंस्पेक्टर के पास से हटा और नजर सामने सड़क पार डिपार्टमेंटल स्टोर पर मारी। कुछ पलों तक वो उधर ही देखता रहा। वो उधर जाना चाहता था, परंतु करोड़ों से भरी वैन वहां खड़ी थी। ऐसे में यहां से हटना ठीक नहीं था। ड्यूटी तो ड्यूटी थी। इसी वजह से तो वो सब इंस्पेक्टर वहां से नहीं हटा था। सोचों में डूबा प्रकाश आगे बढ़ा तो चंद कदमों पर संत सिंह दिखा। प्रकाश संत सिंह के पास पहुंच गया। संत सिंह की गार्ड की नौकरी प्रकाश की सिफारिश पर ही लगी थी। क्या बात है सर? संत सिंह कह उठा। मुझे उस डिपार्टमेंटल स्टोर में गड़बड़ लग रही है, प्रकाश गंभीर स्वर में बोला। गड़बड़ कैसी? पता नहीं, मुझे लगता है कि वहां गोलियां चली हैं, लेकिन ड्यूटी छोड़कर मैं वहां नहीं जा सकता। उधर पुलिस वाले को बोली ये बात? वो मेरी बात की परवाह नहीं कर रहा। तो आप भी क्यों परवाह करते हैं? फिर भी पता तो चलना चाहिए कि वहां गोलियां क्यों चल रही हैं। मैं पता करूं? तुम? वहां होके आता हूं। संत सिंह सिर हिलाता कह उठा। मुझे लगता है कि इधर गोलियां नहीं चली होंगी, क्योंकि यहां पर पुलिस है। उधर कोई गोलियां चलाने की कोशिश नहीं करेगा। तो वहां चेक करके आना। जी। सावधान रहना। डोंट वरी सर। संत सिंह गेट की तरफ बढ़ गया। सब इंस्पेक्टर गेट पर खड़ा उन दोनों को बातें करते देखता रहा। संत सिंह गेट पर पहुंचा तो सब इंस्पेक्टर बोला, कहां जा रहा है? सर के काम से जा रहा हूं। किधर? सामने डिपार्टमेंटल स्टोर में। वहां क्या गोलियां चली हैं? मुझे क्या पता, सब इंस्पेक्टर ने कहकर मुंह फेर लिया। संत सिंह आगे बढ़ा और सड़क पार करने लगा। साथ ही सोच रहा था कि हो सकता है उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर गोलियां ना चली हों, आसपास कहीं से चली हों। अगला दृश्य। गनमैन की वर्दी पहने, कंधे पर गन लटकाए स्टोर के दरवाजे के पास मोती खड़ा था। वो बाहर इसलिए खड़ा था कि बाहरी हलचल का पता चलता रहे, कहीं खतरा अचानक ही सिर पर ना आ जाए। मोती ने संत सिंह को सड़क पार करके आते देखा। उसे देखता रहा। संत सिंह उसके पास आकर ठिठका। उसने मोती को देखा। कौन हो तुम? संत सिंह के होंठों से निकला। मैं गार्ड। पहले तो कोई दूसरा था। हाँ, अब मैं हूं। भीतर सब ठीक है? भीतर? मोती सतर्क हुआ। ठीक है तो भीतर क्यों? मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। गोलियां? मोती की निगाह बैंक की तरफ गई। वहां ज्यादा लोग क्यों हैं आज? सरकारी काम है। संत सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा। भीतर कहां जा रहे? शेव के लिए ब्लेड तो ले लूं, आज खत्म हो गए थे। संत सिंह ने लापरवाही से कहा और भीतर प्रवेश करता चला गया। 4 कदम भीतर पहुंचकर ठिठका। भीतर निगाह पड़ते ही सब कुछ समझता चला गया। तभी मोती ने उसे पीछे से धक्का दिया। संत सिंह लड़खड़ा कर आगे बढ़ा तो सामने से आते डेविड ने उसे पकड़ लिया। ये सामने वाले बैंक का गनमैन है, मोती बोला। लाइन में बिठा दो इसे। कहने के साथ ही मोती पलटा और दरवाजा खोलता वापस बाहर चला गया। अगला दृश्य। बैंक के बाहर गेट पर खड़ा सब इंस्पेक्टर इधर ही देख रहा था। उसने संत सिंह को मोती के साथ बात करते और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर के भीतर जाते देखा।
उसके पीछे मोती को भी भीतर जाते देखा, फिर मोती को बाहर आकर वापस अपनी जगह पर खड़े होते देखा। सब कुछ ठीक लगा सब इंस्पेक्टर को। उसने वहां से नजरें घुमा ली, फिर उसने वैन के आसपास का हर तरफ का राउंड लिया और गेट पर वापस आ गया। केवल सिंह, सब इंस्पेक्टर ने वहां एक हवलदार से कहा, भीतर से चाय लेकर आ। लाया साहब जी। बैंक के पीछे की तरफ बैंक की कैंटीन खुली है ताकि हम लोगों को रात भर चाय मिलती रहे। कहने के साथ ही कांस्टेबल भीतर की तरफ बढ़ गया। आधा घंटा बीत गया। सब इंस्पेक्टर ने चाय पी ली। तभी उसका ध्यान संत सिंह की तरफ गया कि वो अभी तक वापस नहीं आया। नजरें डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ उठी। सड़क पर से कभी कभार ट्रैफिक निकल जाता था। रात के 11 बज रहे थे। कई पलों तक सब इंस्पेक्टर उसी तरफ देखता रहा। आंखें सिकुड़ी हुई थी। भानु, सब इंस्पेक्टर बोला, इधर आ। कुछ दूर खड़ा एक कांस्टेबल पास आया। जी सर। वो देख, सामने डिपार्टमेंटल स्टोर है। उधर यहाँ का चीफ बैंक का गनमैन संत सिंह गया था। आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, आया नहीं अभी तक। आ जाएगा सर, कांस्टेबल भानु ने कहा। सब इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। मैं अभी देखता हूं सर। कांस्टेबल भानु सकपकाया और पलटकर सड़क की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि कांस्टेबल भानु भागता हुआ वहां आया। बच गया सर। क्या? बच के आ गया सर। वहां कोई गड़बड़ है। बाहर खड़ा गनमैन रिवॉल्वर दिखाकर मुझे भीतर ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी रिवॉल्वर गिरा दी। बचाया सर। वहां भारी गड़बड़ है। सब इंस्पेक्टर के दांत भिज गए। उसने मोबाइल फोन निकाला और थाने का नंबर मिलाने लगा। कांस्टेबल भानु जब भागा तो मोती उसका निशाना गन से ले सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया उसने। भीतर जाकर सारी बात दर्शन को बताई। कोई चिंता नहीं, दर्शन मुस्कुराया। पुलिस का घेरा ही तो यहां पड़वाना है, आने दो पुलिस को। दर्शन ने देवराज चौहान और जगमोहन पर नजर मारी। वो दोनों दीवार से टेक लगाए आराम से बैठे थे। उनमें आपस में कोई बात तक नहीं हुई थी। तभी एक आदमी फंसे स्वर में कह उठा, आखिर तुम चाहते क्या हो? चुप रह, वरना गोली मार दूंगा, दर्शन गुर्राया। सब इंस्पेक्टर के फोन के कुछ मिनट पहले पास ही के पब्लिक बूथ से गोरखा पुलिस को फोन कर चुका था कि डिपार्टमेंटल स्टोर में हथियारों के साथ कुछ लुटेरे जा घुसे हैं। सब इंस्पेक्टर का फोन जब पहुंचा तो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से निकल चुके थे। अगला दृश्य। 2 पुलिस कारें डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने रुकी हुई थी। उनके ऊपर लगी बत्ती रोशन थी। तेज सायरनों के साथ पुलिस कारें वहां पहुंची थी। वो कुल 12 पुलिस वाले थे, सबके सब हथियारबंद। मोती ने जब पुलिस की कारें आती देखी तो तभी भीतर आ गया। आ गई पुलिस, मोती ने कहा। पुलिस को तो आना ही था, दर्शन हंसा। हमारा क्या बिगाड़ लेगी, डेविड ने कहा। दर्शन और डेविड के चेहरों पर झीना नकाब पड़ा था। मोती दर्शन के करीब पहुंचकर धीमे स्वर में बोला, अब क्या करना है? थोड़ा सा शोर शराबा करना है, बाहरी लोगों का ध्यान इस तरफ लगाना है। वो भी लग जाएगा, मोती बोला। दरवाजे पर नजर रख, दर्शन बोला। पुलिस आ सकती है। कहने के साथ ही दर्शन ने दीवार के साथ सटे नीचे बैठे देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों पर नजर मारी। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे शांत थे। डेविड ने कंधे पर लटके थैले में से विस्की का अद्धा और गिलास निकाला और पास ही के काउंटर पर बैठकर गिलास तैयार किया और घूंट भरकर रिवॉल्वर पास ही रखी। जो भी भीतर आने की कोशिश करे उसे शूट कर दो, डेविड बोला। नहीं,
दर्शन एक सख्त स्वर में कह उठा। मैंने पहले भी बोला है कि किसी की जान नहीं लेनी है। पार्टी नहीं चाहती कि किसी की जान ली जाए। बहुत ही आफत आ जाए तो इस बारे में सोचा जाएगा। जब कोई मेरी जान लेने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मारूंगा, डेविड बोला और घूंट भरा। वो तो मैं भी मारूंगा, मोती ने दांत फाड़े। तब स्टोर के शीशे के प्रवेश द्वार के पास पुलिस की वर्दी की झलक मिली। शायद पुलिस भीतर के हालात जानना चाहती थी। उसी पल मोती ने रिवॉल्वर सीधी की और गोली चला दी। फायर का तेज धमाका हुआ और शीशे के दरवाजे में छेद बनाती गोली बाहर निकल गई। इतना ही बहुत था। वो पुलिस वालों को सतर्क करना चाहते थे कि वो भीतर आने की चेष्टा न करें। पुलिस वाला था। मोती ने दर्शन को देखा, भीतर झांक रहा था। अब पीछे रहेंगे, दर्शन ने सिर हिलाया। डेविड काउंटर के फट्टे पर बैठा विस्की के घूंट भर रहा था। बाहर का ध्यान रखना, दर्शन मोती से धीमे स्वर में बोला। मैं देखता हूं कि जब यहां से खिसकना है तो किस रास्ते से तब निकला जाए। सिर ज्यादा बाहर मत निकालना, झांका झांकी करते हुए गोली लग जाएगी, डेविड बोला। तू ज्यादा मत पीना, मोती ने डेविड से कहा। थोड़ी सी तू भी पी ले, यहां से निकलने के बाद लूंगा। इन पर नजर रख। मोती ने दीवार के साथ बैठे 14-15 लोगों की तरफ इशारा किया जो सहमे से इन्हें ही देख रहे थे। इन पर ही तो नजर रख रहा हूं, दूसरा काम नहीं है अब मुझे। उसी पल बाहर से माइक से आती आवाज उनके कानों में पड़ी। बाहर पुलिस का घेरा पड़ चुका है, तुम लोग बच नहीं सकते, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मोती और डेविड की नजरें मिली। दीवार के पास बैठे लोग सहमे से और भी डरे नजर आने लगे। देवराज चौहान और जगमोहन शांत थे। जाने कहां से निकलकर दर्शन वहां पहुंचा। पुलिस की वार्निंग है ये, वो बोला। हाँ, उन्हें बता कि यहां बंधक हैं, दूर रहे। गला फाड़ना पड़ेगा, मोती ने बुरा सा मुंह बनाया और रिवॉल्वर थामे शीशे के दरवाजे के पास दीवार से सट गया। डेविड ने बची हुई विस्की एक ही सांस में खाली कर दी। मोती ने बाहर झांका तो पास ही वर्दी की झलक मिली। वो तुरंत ओट में हो गया। बात कर, दर्शन ने सख्त स्वर में कहा। वो कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। मोती ने शीशे के दरवाजे की तरफ मुंह किया और गला फाड़कर बोला, मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ। मोती को लगा बाहर शीशे के दरवाजे के पास ही ओट में पुलिस वाला खड़ा है। पास है तू तो, मोती के होंठ सिकुड़े। तू उधर है, मैं इधर हूं, पुलिस वाले की आवाज आई। बढ़िया है, चिल्लाना नहीं पड़ेगा। कुछ चुप्पी के बाद पुलिस वाले की आवाज आई। कौन हो तुम? ये तो मैं बताऊंगा नहीं। तुम लोग बच नहीं सकते। बच जाएंगे। क्या चाहते हो? हमारी मांगों की लिस्ट बहुत लंबी है, मोती ने कहा। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अगर किसी ने भी भीतर आने या चालाकी करने की चेष्टा की तो वो बचेगा नहीं, मोती ने गुस्से से दरिंदगी भरे स्वर में चिल्लाकर कहा। हम खून खराबा नहीं करना चाहते, अपनी मांगें पूरी कराकर चले जाना चाहते हैं। पहले ही हमें इस बात का दुख है कि 2 बंधकों की हत्या हमें करनी पड़ी। क्या? 2 को मार दिया तुमने? पुलिस वाले की आती आवाज तेज हो गई। मजबूरी हो गई थी, वो यहां से भागने की चेष्टा में लगे थे। कुछ पल पुलिस वाले की आवाज नहीं आई। कितने बंधक हैं भीतर? 15 से 1 ऊपर। कैसे हैं वो सब? मजे में हैं। अब किसी की जान नहीं लेनी है। हमारी मांगें पूरी कर दो, हम सबको आजाद कर देंगे। कुछ रुककर दूसरे पुलिस वाले की आवाज आई। तुम लोग हो कौन?
बताएंगे। मांगें क्या हैं तुम लोगों की? 2 घंटे तक हम अपनी मांगों का पर्चा देंगे, तब तक कोई हरकत मत करना। कुछ खामोशी के बाद बाहर से पुलिस वालों की आवाजें आई। कितने लोग हो तुम? बेवकूफी वाला सवाल मत पूछो, मोती ने तीखे स्वर में कहा। हमारी मांगों का इंतजार करो। इस बीच अगर कोई चालाकी करने की चेष्टा की तो हम बंधक बना रखे लोगों को मार के बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। ऐसा मत करना, हम कुछ नहीं करेंगे। बाहर से पुलिस वाले की आवाज आई। लेकिन यह बात ध्यान रखना कि कानून के लंबे हाथों से तुम लोग बचकर निकल नहीं सकते। जुबान बंद रख बेवकूफ। हम बहुत सारे हैं, भीतर भी हैं और बाहर भी। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।